हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में। मैंने पीछे 60+ क्वेश्चंस कराए थे। आज उसी सीरीज को फिर आगे बढ़ाते हुए मैं ज्योग्राफिकल थॉट्स में कुछ क्वेश्चंस और ऐड करूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो CUET PG ज्योग्राफी के लिए और नेट JRF सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो कल तक मैंने आपको 64 क्वेश्चन तक करा दिया था, आज उसके आगे हम देखेंगे और आज भी लगभग 60+ क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला हमारा प्रश्न है, और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद एक बार फिर आप वीडियो को देखिए और मेरे आंसर बताने से पहले अपने मन में आप आंसर देके एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो जो आज का प्रश्न है वो है 64 नंबर। आज से 64 जो है वो है इन पुराण्स, यानी कि पुराण में जो मेरु शब्द है वो उसका क्या मीन्स है, उसका क्या मतलब है मेरु शब्द का। तो इसका जो राइट आंसर है वो नॉर्थ पोल, यानी कि जो पुराण है उसमें नॉर्थ पोल को मेरु के नाम से दर्शाया गया है। अगला जो प्रश्न है स्ट्रैबो कंसीडर्ड अर्थ, जो स्ट्रैबो हैं वो किस तरह से अर्थ को कंसीडर करते हैं। तो एक तरीके से एन ऑब्लोंग एक ऐसा शेप होता है जो एग यानी कि अंडे की तरह होता है, ऐसे इस आकृति का होता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो है वो चपटा निकला हुआ रहता है उसका एक सिरा और ये बीच में ऐसे होता है, यानी कि अंडे की तरह इसका शेप होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्लॉटेड बे ऑफ बंगाल एज द गंगेटिक गल्फ, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल आप देखते हैं उसको गंगेटिक गल्फ के रूप में किसने प्लॉट किया था। तो उसका राइट आंसर वर्नियस हो जाएगा, वर्नियस ने इसको प्लॉट किया था। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आप स्टेटमेंट पढ़िए। इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन राइटर्स वर स्पेशली स्टडीड बाय द अरब जोग्राफर्स, यानी कि अरब जोग्राफर्स के द्वारा इंडियन फिलोसफी और इंडियन राइटर्स को पढ़ा गया। अरेबियन मैप मेकिंग वाज मोर एडवांस देन द ग्रीक, यानी कि जो अरब का मैप मेकिंग सिस्टम है वो जो है ग्रीक के सिस्टम से जो है ज़्यादा अच्छा था, एडवांस था। द अरेबियन जोग्राफर स्पेशली स्टडीड इन द ह्यूमन हैबिटेशंस, तो ह्यूमन हैबिटेशंस मतलब मानव अधिवास के बारे में। तो जो अरब वाले थे वो मानव अधिवास के बारे में उतनी अधिक उन्होंने स्टडी नहीं की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला एक और ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए, मैप मेकिंग वाज हेल्प्ड बाय द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो मैप मेकिंग होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ए बी और सी सही है अरब जोग्राफर्स के लिए, लेकिन जो सी वाला राइट वो है वो गलत है आपका। ठीक है, ए बी और डी सही है। अगला प्रश्न, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स, तो जो मेन कंट्रीब्यूशन है अरब जोग्राफर का इसमें से कौन सा है। दे मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दे रोट बुक्स ऑन जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि भूगोल की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में पुस्तक भी लिखी है उन लोगों ने। दे प्रिजर्व्ड ओल्ड जोग्राफिकल नॉलेज, उन्होंने जो हिस्टोरिकल या फिर कह सकते हैं जोग्राफिकल जो नॉलेज हैं उन्होंने उसको प्रिजर्व किया, यानी कि ग्रीक को पढ़ा, इंडियन फिलोसफी को पढ़ा, मतलब ऐसे जो है उन्होंने पीछे जो पुराने उनके जोग्राफिकल नॉलेज हैं उनको गेन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, लोकेशन स्कूल इन ज्योग्राफी इज रिप्रेजेंटेड। अब देखो लोकेशन मतलब होता है किसी ना किसी प्लेस पे। ठीक है, लोकेशन मतलब किसी ना किसी प्लेस पे। तो ये जो स्कूल है लोकेशन स्कूल वो पी हैगेट के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, पी हैगेट के द्वारा। ठीक, इसको स्पेशल स्कूल भी आ सकता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नेम द अरब स्कॉलर हु डिस्क्राइब द मानसून एंड द रिलेशन ऑफ इवेपोरेशन टू रेनफॉल, यानी कि किसने जो है मानसून के बारे में बताया अरब स्कॉलर, इसमें से कौन है। तो आप एम से मानसून और एम से आप मसूदी याद कर सकते हैं, अल मसूदी ने ये बताया था। तो देखिए अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट्स में जो प्रश्न है अगर आप उसको कनेक्ट करके किसी ना किसी अपनी चीज़ से कनेक्ट करके याद करते हैं, किसी ना किसी ट्रिक से याद करते हैं, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप पेपर में कर पाएंगे। नहीं तो आप ज्योग्राफिकल थॉट्स कितना भी पढ़ लीजिए, पेपर में अगर आपको याद नहीं आया तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है 71 वन ऑफ द फॉलोइंग अरेबियन जोग्राफर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड सर्व्ड एज अ काजी, यानी कि किसने जो है मोहम्मद तुगलक के समय में इंडिया की विजिट किया था और जो है काजी के तौर पे काम किया था। काजी जो है वो मोहम्मद तुगलक के काजी के तौर पे। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो है काजी के रूप में काम किया था मोहम्मद तुगलक के समय में। ठीक, अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग अरेबियन जोग्राफर प्रोवाइडेड अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग्स मटेरियल्स इन द डेजर्ट। तो ये जो
गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के हाउस हो सकते हैं, और डेजर्ट में कैसे बिल्डिंग्स मटेरियल, यानी कि अगर घर बनाना हो तो कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, उसके बारे में बताया था। तो इब्न बतूता ने बताया था। ठीक है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न। अगला प्रश्न है डैश वाज द ग्रेटेस्ट अरब ट्रैवलर। अब देखिए, ग्रेटेस्ट अरब ट्रैवलर की बात कर रहा है, तो इब्न बतूता मैंने आपको बताया इंडिया में भी आया था, काजी भी रहा तुगलक के समय में, तो इसका राइट आंसर आपका इब्न बतूता हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है डैश वाज द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ हिज एज। अब देखिए, लर्नड मैन यानी कि सबसे अधिक बुद्धिजीवी कर सकते हैं, यानी कि उसको ब्रिलियंट आप कर सकते हैं, तो आप ब्रिलियंट से याद रख सकते हैं अल बरूनी, यानी कि जो अल बरूनी थे वो जो है मोस्ट लर्नड मैन थे अपने समय के। ठीक है, द अरब वर मेनली इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। जो अरब था वो किस में इंटरेस्ट लेता था, तो इसका राइट आंसर मैथमेटिकल ज्योग्राफी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। जो अरब ज्योग्राफर्स थे वो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लिया और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। अगला प्रश्न, विच अरेबियन ज्योग्राफर कैन बी कॉल्ड एन पॉलिटिकल ज्योग्राफर। पॉलिटिकल ज्योग्राफर किसको बोला जाता है, तो जो इब्न खालदून है इनको पॉलिटिकल ज्योग्राफर के रूप में देखा जाता है। मैंने एक पुस्तक भी इनकी बताई थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट अरेबियन ज्योग्राफर टू गिव एन अकाउंट ऑफ द पीरियडिक वाइंड। अब देखिए, पीरियडिक वाइंड मानसून से रिलेटेड है, तो मानसून से मैंने आपको बताया कि अल मसूदी ने जो है ये चीज़ें दी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो 70 नंबर क्वेश्चन कराया था कि डिस्क्राइब द मानसून, तो ये अल मसूदी था। तो जो वाइंड है, पीरियडिक वाइंड है, वो भी अल मसूदी ने ही दिया है। ठीक है, हाउ वॉज द वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंटेड इन द डार्क पीरियड। अब देखिए, हाउ वॉज द वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंटेड इन द डार्क पीरियड, तो ये आपका राइट आंसर आप इसमें ए हो जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है जस्ट लाइक इरेटोस्थनीज, यानी कि इरेटोस्थनीज के जैसे ही एंड अरब जोग्राफर कैलकुलेटेड द अर्थ सर्कमस्टेंसेस ही वाज, यानी कि अर्थ का जो सर्कमस्टेंस है, जो परिधि है, उसको नापने का काम किसने किया। एक तो इरेटोस्थनीज ने किया था, लेकिन उसके अलावा जो अरब जोग्राफर थे उसमें अबू जायद एक ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, अर्थ का सर्कमस्टेंस नापा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो फ्रॉम 300 टू 1200 एडी द डार्क एज देयर वाज द इन्फ्लुएंस। अब देखिए, जो डार्क एज था वो किससे इन्फ्लुएंस था, तो क्रिश्चियनिटी से। अभी कैसे समझ में आएगा ये आपको। अगला प्रश्न है द पीरियड फ्रॉम 300 एडी टू 1200 एडी इज नोन एज द डार्क एज बिकॉज। क्यों ये इसको डार्क एज बोला जाता है, क्योंकि जो ज्योग्राफी टेक्स्ट थे, यानी कि जो ज्योग्राफी के टेक्स्ट थे वो अफेक्टेड हो गए थे क्रिश्चियन होली टेस्ट से। यानी कि जो क्रिश्चियन होली टेस्ट है, जो उसकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, बाइबल कह सकते हैं आप उसको, तो उससे वो अफेक्टेड हो गई थी। यानी कि जो उसमें लिखा था, और केवल लिखा ही नहीं था, जो पादरी वर्ग उसको डिस्क्राइब करते थे जिस तरीके से, वही लोग उसको मानते थे। ठीक है, अब पादरी वर्ग उसको अपनी तरीके से डिस्क्राइब करता था अपने फ़ायदे के लिए, तो इसलिए जो जोग्राफिकल टेक्स्ट थे वो जो है अफेक्टेड हो गए थे। अगला जो प्रश्न था डार्क एज फ्रॉम, तो 300 से 1200 एडी तक था। अगला प्रश्न द फर्स्ट जोग्राफर टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नोमोन। ये प्रश्न मैंने कराया था कल, तो एनेक्सीमेंडर ने नोमोन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक, अगला प्रश्न हु वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सजेस्ट यूज ऑफ ग्रिड एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एज अ बेसिक ऑफ लोकेटिंग प्लेस ऑन द वर्ल्ड, यानी कि लोकेट किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का होना जरूरी है, ये किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था, तो हिप्पार्कस ने मैप भी बनाया था। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न, आल्दो कंटेनिंग 40% एरर बट स्टिल द मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस वाज मेड बाय। तो मैंने आपको बताया ऊपर कि इरेटोस्थनीज ने जो बनाया था, सर्कमस्टेंस नापा था, उसमें 14% का जो है वो एरर था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है द व्यू पॉइंट दैट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफर्स ह्यूमन बीइंग अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम विच दे आर एबल टू सेलेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि नेचर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ देती है। ठीक है, ये किस कंसेप्ट में कहा गया है, तो पॉसिबलिज्म का जो कंसेप्ट है उसमें कहा गया है। आप इसमें देख सकते हैं इन्वायरमेंटलिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नन ऑफ एबव। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो पॉसिबलिज्म होगा, और अगर इसके अनुसार देखें तो नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के जो फादर हैं वो पोम्पोनियस मेला को कहा जाता है। किसको, पोम्पोनियस मेला, जो कि एक ग्रीक राइटर है। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्योग्राफी मस्ट सर्व द कॉज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, दिस स्टैंडर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेडिकल स्कूल। अब ये रेडिकल स्कूल क्या है, तो किसी भी मतलब जैसे जब पॉजिटिविज्म आया और फिर से क्वांटिटी रिवॉल्यूशन आया, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो क्या माना जाता था कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता था। तो कैपिटलिज्म की जगह पे सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए रेडिकलिज्म आया था, इसको रेडिकल स्कूल भी बुलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आइडेंटिटी द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स। तो इसमें से देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे, ही रोड द बुक अल्माजिस्ट। तो कल ही मैंने आपको प्रश्न कराया था कि अल्माजिस्ट जो पुस्तक है वो टालमी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, टालमी के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
ही डिस्कवर्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि टॉलमी ने यह भी किया, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का भी डिस्कवर किया है। ही मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ये दोनों आप याद रखेंगे, टॉलमी की है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। अब देखो 1200 से 1700 एडी तक का जो समय है, 1200 टू 17 एडी तक का जो समय है, उसको हम एक्सप्लोरेशन एज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विच फ्रेंच एक्सप्लोरर ड्यूरिंग लुईस 16 टुक जर्नी टुवर्ड सोवियत रशिया सेंट्रल एशियन मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलियम रुब्रिक हो जाएगा। ठीक है, विलियम रुब्रिक ने जो है वो लुई सुलामे के समय जो है क्या किया था, सोवियत रशिया से होते हुए सेंट्रल एशिया और मंगोलिया का यात्रा किया था। अगला प्रश्न, ऑलमोस्ट ऑल द पोर्तुगीज सेलर्स बिगेन देन देयर जर्नी टुवर्ड्स, यानी कि जो पुर्तगाली नाविक थे उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की, तो साउथ एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ एंड साउथ वेस्ट आप देखेंगे तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड से होके आप इधर जाते हैं, सब भारत की तरफ आते हैं, सब कुछ जो है कोलंबस जैसे वो चला जाता है अमेरिका के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इन 1510 1510 ईस्वी में क्या होता है, पुर्तगीज एक्सप्लोर अगले प्रश्न की बात करें तो जॉन कैबोट सेल्ड अप टू, यानी कि जो जॉन कैबोट हैं उन्होंने अपनी नाव कहाँ पे चढ़ाई थी, तो कैप रेस इन न्यू फाउंडलैंड। ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न था ऑथर ऑफ जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये जो पुस्तक है उसके ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका पी हैगेट हो जाएगा। ठीक है, पी हैगेट इसके ऑथर हैं। अगला प्रश्न है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जोग्राफिया, जोग्राफिया एनालिसिस comprised ऑफ एब्सोल्यूट पार्ट, रिलेटिव पार्ट एंड कंपैरेटिव पार्ट, मैच द पार्ट्स ऑफ देयर कंटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो जोग्राफिया जनरलिसिस है, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बर्नार्ड वर्नियस, यानी कि वर्नियस और जुरीन, ये दो नाम आप याद रखेंगे, वर्नियस और जुरीन, इन दोनों के द्वारा जो है ये नाम लिखा गया है, ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें जो 3 पार्ट थे उसमें एक एब्सोल्यूट पार्ट था, एक रिलेटिव पार्ट था, एक कंपैरेटिव पार्ट था। तो जो एब्सोल्यूट पार्ट है उसमें जो है फॉर्म एंड साइज ऑफ द अर्थ की बात की गई है, जो रिलेटिव पार्ट है उसमें रिलेशनशिप ऑफ अर्थ एंड स्टार की बात की गई, और जो कंपैरेटिव पार्ट है उसमें सरफेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ की बात की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3-2-1। अगला प्रश्न है मैच ऑफ द फॉलोइंग 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स डिड नॉट पास थ्रू द केप ऑफ गुड होप। अब देखो केप ऑफ गुड होप से कौन नहीं गुजरा, तो मैगलेन जो था उसने पूरे विश्व की यात्रा की थी समुद्र मार्ग से, तो वो तो गुजरा ही था। वास्को डी गामा भी जब भारत आया तो उसी रास्ते आया था, और जो कुक था वो भी था, यानी कि जो कोलंबस है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मैच ऑफ द फॉलोइंग रिचार्ड हक्यूल्ट, गाइल्स फ्लेचर और कारपेंटर, इसमें से आपको जो है वो लगाना है कि कौन किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो ये दिया गया है ये सब सही दिया गया, यानी कि रिचर्ड हॉक्यूल्ट जो है वो प्रिंसिपल नेविगेशन के हैं, और गेल्स फ्लेचर जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोवियत यूनियन, और कारपेंटर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें से केवल आपका ये इंपॉर्टेंट है, कारपेंटर जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, अगला प्रश्न, हु फॉर द फर्स्ट टाइम टुक जर्नी टू द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, किसने जो है पूरे वर्ल्ड की जर्नी की थी, तो मैगलन, मैंने आपको बताया समुद्री मार्ग से उसने पूरी जो है जर्नी की थी। वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया थ्रू, तो वास्को डी गामा जो है वो इंडिया किस रास्ते पहुंचा, तो केप हॉर्न के रास्ते पहुंचा। कैसे, मैं अगर आपको इसमें फिगर में दिखाऊं, एक सेकेंड, आई एम सॉरी मैं फिगर यहाँ पे ऐड करना भूल गया। मैं टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल पे वो फोटो डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आपको केप हॉर्न देखने को मिलेगा, तो वहीं से जो है वास्को डी गामा भारत गया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु फॉर द फर्स्ट टाइम टुक जर्नी टू द होल वर्ल्ड, ये तो हो गया, ये भी हो गया। 101 नंबर है, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस एंड पर्सन हु डिस्कवर्ड देम। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप ने किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा, इसका ए का जो है वो 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। बी का आपका अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ब्राज़ील की खोज आपने एमेर्जियो वेस्पुसी ने की थी, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और ग्रीनलैंड की खोज हेनरी ब्लडसन ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू हेलिसेंट्रिक ग्रुप। हेलिसेंट्रिक ग्रुप मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे देखा जाता है कि अर्थ को सेंटर में रख के देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एरिस्टोटल देखने को मिलते हैं, गैलीलियो देखने को मिलते हैं, कोपरनिकस देखने को मिलते हैं, वर्नियस। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरिस्टोटल। ठीक है, जो अरिस्टोटल हैं वो जो है वो हेलिसेंट्रिक ग्रुप के नहीं हैं, नहीं तो ये कोपरनिकस, गैलीलियो और वर्नियस ये तीनों लोग हैं। अगला प्रश्न था पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लूश्चिनी। ठीक है, ब्लूश्चिनी ने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल को। अगला प्रश्न था यूज ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज रेदर देन पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन ज्योग्राफी केम टू नोन एज। ये देखिए डिफिनीशन आपको इंपॉर्टेंट है, किसी भी नेचुरल बाउंड्रीज को डिफाइन करते समय
हम उसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को ना देखें। किस डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी, अगर हम किसी रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम नेचुरल ज्योग्राफी की तरह उसका अध्ययन करें, किसी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरह नहीं करें। मतलब किसी, मान लीजिए अगर हम किसी उत्तर प्रदेश का हम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका उत्तर प्रदेश के बाहर भी तो फैला हुआ है, हम उसका भी अध्ययन कर लें। किसी बाउंड्री का हम उसमें वो मत करें कि ये तो मध्य प्रदेश में चला गया या फिर बिहार में चला गया, तो हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो इसको जो ये जो कंसेप्ट है, इसको हम राइन ज्योग्राफी कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको राइन ज्योग्राफी, ये शब्द याद रखिएगा, राइन ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स वर डेवलप्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ये जर्मनी में जो है फर्स्ट टाइम किसने किया था? फॉरेस्टर ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है राइन ज्योग्राफी, देखिए यहाँ पर आ भी गया। तो जो राइन ज्योग्राफी है राइन ज्योग्राफी वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल रीजन ऑफ द अर्थ देन पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल रीजन को किनारे रखिए, नेचुरल रीजन की तरह रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल रीजन आर फाउंड इन द वर्क। गेटर के जो पुस्तक है, गेटर की जो पुस्तक है वो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देता है नेचुरल रीजन की, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर डू नॉट बिलोंग टू द राइन ज्योग्राफी स्कूल। राइन ज्योग्राफी क्या होती है मैंने आपको बताया। इसमें कौन जो है बिलोंग नहीं करते हैं इससे? तो फॉरेस्टर हैं जो कि बिलोंग इससे नहीं करते हैं। हु अकम्पेंड कैप्टन कुक ऑन हिज वॉयज टू साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर आपका फॉरेस्टर होगा फिलहाल। अगला प्रश्न था जर्मन जोग्राफर हु डेवलप्ड प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ ज्योग्राफी, ये मैंने आपको कराया पीछे क्वेश्चन, वो फॉरेस्टर ही थे, ठीक है। फॉरेस्टर ने जो है वो जर्मनी में प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड का वो किया था। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लैंडस्केप स्कूल एसोसिएटेड, इसमें से जो है जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द कॉस्मोस वाज ऑथर्ड, जो कॉस्मोस है वो किसके द्वारा ऑथराइज किया गया था? तो हम्बोल्ट के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो पुस्तक है वो हम्बोल्ट की है। कैसे याद रखेंगे? COSMOS, डबल ओ है उसमें, हम्बोल्ट में भी एक ओ है, इससे आप याद रख सकते हैं। सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, जो सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर, ये किसके द्वारा कहा गया था? रेडजर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न था बिहेवियरल अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस, जो बिहेवियरल अप्रोच है वो विलियम किर्क के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है कि किसी भी जगह का जो इन्वायरमेंट है वहाँ के लोगों के माइंडसेट के द्वारा तय होता है, यानी कि वहाँ के लोग के विचार कैसे हैं, बिहेवियर कैसा, उससे तय होता है, ठीक है। तो ये विलियम क्रिक के द्वारा दिया गया था। द ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी वाज प्रोनाउंस्ड, तो जो ऑर्गेनिक थियरी है वो किसके द्वारा प्रोनाउंस्ड किया गया है? तो रेडजल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न लैंडस्क्राफ्ट कुंडे, यानी कि लैंडस्केप साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो हेटनर के द्वारा। हर एक प्रश्न को एक बार आप पढ़िए, उसके बाद अपने आप खुद आंसर दीजिए और फिर दोबारा उसको आप, जब मैं आंसर बता रहा हूँ तो उसको मिलाइए, ठीक है। एक बार आप इसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ टोपोग्राफिकल मैप वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो जो टोपोग्राफिकल मैप का जो आइडिया है वो किसने दिया था? पेंक ने दिया था। किसने दिया था? पेंक। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 118, द एरिड लैंडफॉर्म्स थियरी वाज पोस्टुलेटेड, जो एरिड लैंडफॉर्म थियरी है वो किसके द्वारा दिया गया? तो पीने के द्वारा ही दिया गया था एरिड लैंडफॉर्म थियरी। अगला प्रश्न मैच द फॉलोइंग जोग्राफर एंड देयर एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ मिला सकते हैं कि जो वर्नियस थे वो किस यूनिवर्सिटीज़ के थे? तो कोनिंग्सबर्ग यूनिवर्सिटी, फिर हम्बोल्ट जो है गोटिंगन यूनिवर्सिटी, रीटर जो है वो बर्लिन यूनिवर्सिटी, और रेडजल जो है वो हेल्डिनबर्ग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ABCD का 1 2 3 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हु सेड दैट ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर आपका हम्बोल्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट कहते हैं जो ज्योग्राफी है वो साइंस ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल मतलब लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न हु सेड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर आपका रिटर हो जाएगा। जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो किस बेसिस पे है? हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी की बेसिस पे है, ठीक। अगला प्रश्न व्हाट अप्रोच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द डिस्टेंसेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप इज नॉट accidental, rather it has been made up by God with a specific purpose, ये टेलियोलॉजिकल है, ठीक है। ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, ये इसमें भगवान को माना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हु इज द पर्सन हु बिलोंग्स टू द आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसका राइट आंसर आपका, इसमें आप एरिस्टोटल, हम्बोल्ट और रेडल तीनों को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, अब देखिए यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको, तो आप इसको मिला सकते हैं, ठीक। इसमें जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं वो यूनिटी ऑफ नेचर को मानते हैं, यूनिटी ऑफ नेचर को, ठीक।
उसके बाद कार्ल रीटर जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट रखते हैं, कार्ल रीटर, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका योगदान है कार्ल रीटर का। फिर ऑस्कर पास्चल जो है वो वर्जेल शेड में अपना योगदान देते हैं, और जो फोरबेल हैं वो लैंडर कुंडे में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो डी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, ए का आपका 1 हो जाएगा और बी का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मिला सकते हैं ऐसे। तो आज हमने 124 तक किया, यानी कि आज भी मैंने आपको 60 प्लस क्वेश्चंस करा दिए। इसी तरह 1 से 2 वीडियो और आएगा ज्योग्राफिकल थॉट्स का, जिसमें मैं आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस करा दूंगा ज्योग्राफिकल थॉट्स से, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से फंस सकते हैं। अगर आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं, खुद अपने मन में इसका आंसर आप दे लेते हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटने पाएगा। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।